दोस्तों नमस्कार। घड़ी की टिक टिक और उस टिक टिक के साथ जुड़ी हुई धड़कनें शायद बीजेपी और संघ को अब सुनाई देने लगी है। वही संघ जिसकी अपनी शाखाएं इस देश के पंचायत और गांव तक पहुंची हुई है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के गांव गांव के भीतर चले जाइए, आपको शाखाएं मिल जाएंगी आरएसएस की। वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो तेलंगाना हो, सही मायने में तो इस देश के भीतर में जो मध्य और उत्तर भारत है और साथ ही दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा भी, यहां पर भी संघ फैला हुआ है। और शायद इसीलिए संघ उस नब्ज को पकड़ता है और उस नब्ज की धड़कनों को सुनता है जिसके आश्रय बीजेपी को इस बात का एहसास होता है वह चुनाव में खड़ा कहां है। और अगर चुनाव में वो जहां पर खड़ा है वहां पर मुश्किल हालात हैं तो फिर पार्टी के भीतर और आरएसएस के भीतर भी हलचल तेज हो जाती है। हलचल इतनी तेज होती है कि उसकी धड़कनें बाहर भी सुनाई देने लगती है। लेकिन अभी तक बीजेपी एक सामूहिक तौर पर प्रयास करती थी, लेकिन अब एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति की नीतियां हैं, उसी के गवर्नेंस है, उसी की सियासत, उसी की विरासत, सब कुछ उसी का। और शायद इसीलिए हर की नजर और किसी पर नहीं, इस वक्त नरेंद्र मोदी पर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब जब चुनाव प्रचार के तौर तरीकों में उन्होंने परंपराओं को पलट दिया है, अपने ही तौर तरीकों को बदल लिया है, सीधे भाषण देते वक्त धमकी देने से कतरा नहीं रहे हैं और बकायदा नाम ले रहे हैं, ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। तो क्या वाकई परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि अब सारे पत्ते खोल दिए गए हैं, या एक एक करके हर पत्ता फेंकने की सोच अब नरेंद्र मोदी के भीतर भी समा गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार में आपने किसी नेता का नाम नहीं सुना होगा। माना यही जाता था कि जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया चुनाव प्रचार के वक्त, उसका कद बढ़ गया और उनका अपना कद लार्जर देन लाइफ है, तो फिर सामने किसी दूसरे का नाम लेकर उसे बड़ा क्यों किया जाए। पहला प्रयोग 2015 में एके के नाम से हुआ था। दिल्ली का चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में AK-47 का जिक्र कर दिया और एके का मतलब था उस वक्त अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल 2015 का चुनाव जब जीते तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस वक्त मीडिया ने इस एके के शब्द को पकड़ लिया था। और उसके बाद ध्यान दीजिए, 2015 के बाद पहली बार कोई नाम प्रधानमंत्री की जुबान पर आया तो वह ममता बनर्जी का था, दीदी ओ दीदी। और वहां पर भी जो करारी हार मिली और ममता पहले की जीत से कहीं ज्यादा बड़ी जीत के साथ सामने आकर खड़ी हो गई, तो शायद वह भी भारी पड़ गया। तीसरी बार नाम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का ईडी के जरिए और करप्शन के जरिए इन आसरे कहीं ना कहीं कर्नाटक में लिया गया, वहां पर भी हार मिली। यानी जहां पर भी नाम नहीं लिया गया या जहां नाम लिया गया, दोनों परिस्थितियां आपके सामने है। और 1900 यानी 2019 के लोकसभा चुनाव को परख लीजिए, उसमें भी कभी किसी नेता का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया नहीं था। लेकिन अब स्थितियां इतनी नाजुक है जो आरएसएस जमीन पर परख रही है और वो देख पा रही है कि क्या हालात हैं। सवाल सिर्फ राज्य के चुनाव का नहीं है, इन राज्यों के चुनाव से निकलने वाला लोकसभा का चुनाव है, जहां पर विपक्ष गठबंधन की दिशा में बढ़ चुका है। और गठबंधन का मतलब यह होता है कि अगर वोटों का ट्रांसफर होने लगेगा तो स्थितियां कितनी नाजुक होगी, यह बता पाना आरएसएस के लिए भी इस वक्त मुश्किल हो चला है। और शायद पहली बार प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ नेताओं का नाम लिया, बल्कि एक एक पार्टी, एक एक राज्य के छत्रप और उनकी विरासत संभाले उनके बेटे, सभी का नाम जिस अंदाज में लिया, इससे पहले यह स्थिति कभी नहीं थी। तो क्या वाकई बीजेपी की राजनीतिक जमीन हिली हुई है, जिसको महसूस आरएसएस कर रहा है और संदेश दे चुका है? तो वही चेहरा और वही व्यक्ति और उसी की नीतियां और उसी का गवर्नेंस अब वो चुनावी रैली में इस अंदाज में आएंगे, यह किसी ने सोचा नहीं होगा।
एक क्षण के लिए जरा इस अंदाज को समझिए कि विपक्ष की इस गठजोड़ की परिस्थितियों से किस तरीके से मौजूदा बीजेपी सत्ता हिली हुई है और खुद प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से नामों का जिक्र कर रहे हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। इससे पहले इस तरीके से कभी प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के वक्त यह शब्द या इस अंदाज को कभी किसी ने देखा नहीं होगा। यानी वोट उन्हें देना है तो दे दीजिए, उसकी एवज में आपके सामने ये सारी परिस्थितियां हैं और दूसरी तरफ हम खड़े हैं। ऐसे बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में वोट ट्रांसफर हो गया तो फिर 2019 की परिस्थितियों को भी अगर आप कागज पे लिखना शुरू करेंगे तो 2019 में भी बीजेपी चुनाव हार जाती। यानी उस वक्त भी अगर सभी एकजुट हो गए होते और हर पॉलिटिकल पार्टी का वोट किसी एक कैंडिडेट को लेकर ट्रांसफर होने लगा होता तो फिर यह स्थिति नहीं होती जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के 303 सीटों की जीत के साथ जुड़ी है। तो क्या इस वक्त हड़कंप इस तरीके से बीजेपी के भीतर है या प्रधानमंत्री मोदी की धड़कनें राजनीतिक चुनाव में हार को लेकर इस तरीके से मचल रही है कि उन्होंने एक एक करके जिक्र कर दिया? सवाल यह नहीं है, सवाल यकीनी तौर पर वोट ट्रांसफर का है। और इस वोट ट्रांसफर का मतलब अगर 2019 को ही आप बेस बना लीजिए जबकि 2024 की परिस्थिति अलग होगी और 2024 में 2019 वाली उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी के छाती पर तमगे के साथ टांकी नहीं जा सकती है। स्थितियां बहुत बिगड़ी है, अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे एक के बाद एक हैं और शायद इसीलिए डर इस बात का है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ खड़ी हो गई तो क्या होगा। क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले थे। यानी ध्यान दीजिए तकरीबन 11 करोड़ कम वोट मिले थे बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को। लेकिन जो राजनीतिक दल एक साथ बैठे, अगर इनके वोट बैंक को आप जोड़ते चले जाइएगा तो यह तकरीबन 10 से 11 करोड़ एक झटके में साथ खड़े हो जाते हैं। और यही वोट ट्रांसफर अगर आपस में होने लगा तो फिर बीजेपी के सामने मुश्किल नहीं महामुश्किल होगी। मसलन अखिलेश यादव के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट, तेजस्वी यादव के पास 66.5 लाख वोट, नीतीश कुमार ने लगभग 90 लाख वोट मिले थे, ममता बनर्जी तकरीबन 2.5 करोड़ वोट मिले थे, उद्धव ठाकरे को 1.25 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे, सीपीएम को लगभग 1.25 करोड़ के बीच में सीपीआई के साथ मिलाकर शरद पवार 85 लाख वोट मिले थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 लाख, जैन चौधरी आरएलडी लगभग 14.5 लाख। इन परिस्थितियों को जब आप जोड़ते हैं तो एक झटके में जितने वोट बीजेपी को 2019 में मिले थे उतने ही वोट कांग्रेस प्लस सिर्फ वही विपक्ष जो पटना में मौजूद था, जिन चेहरों के आश्रय इसके वोट को जैसे ही आप जोड़ते हैं साथ खड़ा हो जाएगा। तो क्या धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है? हमें लगता है कि धड़कनें इस हद तक बढ़ी हुई है कि अब जनता के सामने वह करप्शन के मुद्दे को भी सीधे विपक्ष से जोड़कर और उनको सजा दिलाने के लिए सीबीआई और ईडी को लीगलाइज्ड वे में रखने के अलावे कोई चारा बच नहीं पा रहा है। और शायद इसीलिए यह भी पहला अंदाज था प्रधानमंत्री मोदी का जो चुनाव प्रचार में उन्होंने रख दिया। तो इस ट्रांसफर ऑफ वोट
और दूसरी तरफ मुस्लिमों का सवाल, जो खास तौर से कॉमन सिविल कोड से जुड़ा हुआ है, पसमानदा समाज से जुड़ा हुआ है। हम इन चीजों पर आए उससे पहले इस अंदाज को देखिए। प्रधानमंत्री अपने भाषण में धमकी के अंदाज में जिस तरीके से विपक्ष को ललकार रहे हैं और ताली बजाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता खुश हैं कि दरअसल एक ही व्यक्ति का आसरा है, तो ये जो कह रहा है साथ खड़े हो जाइए, लेकिन एक क्षण के लिए इस अंदाज को देखिए आप। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इसे सुनते हुए कोई भी पूछ सकता है, बीते 9 बरस में आपने इस गारंटी पर अमल क्यों नहीं किया और चुनावी वर्ष में ही इस गारंटी को आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि बहुत कम महीने बचे हैं, बरस नहीं, अब तो चंद महीनों का खेल है और अगले अप्रैल में चुनाव इस देश के भीतर हो जाएंगे। बावजूद इसके गारंटी ली जा रही है, जबकि सारे के सारे स्कैम्स, सारे भ्रष्टाचार जो विपक्ष के जरिए किए गए, जिसका आरोप खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव में भी लगाया था। हालांकि इस वक्त उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए कुल तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के स्कैम की रकम बताई, लेकिन सवाल है कि कोयला घोटाला जिसका जिक्र होता है बार बार, उसमें किसको जेल हुई और बीते 9 बरस में सरकार ने क्या किया? 2G घोटाला 1,76,000 करोड़, सरकार ने किसको जेल भेजा और अदालतों ने उस वक्त क्या कहा? कॉमनवेल्थ गेम तकरीबन 70,000 करोड़ का घोटाला, सरकार ने क्या किया इस दौर में? मनरेगा घोटाले का जिक्र होता है, 10,000 करोड़ का, सरकार ने क्या किया? हेलीकॉप्टर हो या सबमरीन हो, घोटालों की फहरिस्त कांग्रेस से जोड़ लीजिए या आरजेडी के साथ जोड़ लीजिए, चाहे वो चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, पशुपालन घोटाला, खुद सरकार ने अपने तौर पर इस 9 बरस में किया क्या? यानी जिक्र हो रहा है, धमकी दी जा रही है और इस बात का जिक्र खुले तौर पर हो रहा है कि हम गारंटी लेते हैं, सभी को जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचा देंगे। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कर रहे थे वह बूथ मजबूत करने का कार्यक्रम था, यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत। और अपने तौर पर सरकार ने महसूस किया कि इस देश के भीतर में तकरीबन 20% बूथ ऐसे हैं जहां पर वह कमजोर है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उसे समझ में आ गया कि बूथ दर बूथ जिक्र करने से नहीं होगा, जनता को साथ जोड़ना होगा। और पहली बार इसीलिए शायद मुसलमानों के भीतर भी मुसलमानों के साथ खड़े होकर कैसे मुस्लिम समाज को भी बांटा जाए और पासमानदा समाज का जिक्र करते हुए इस बात का खुले तौर पर ऐलान कर दिया जाए कि भूल जाइए हर कोई CAA और NRC, भूल जाइए इस बात का कि इस देश में कोई मुस्लिम वोट बैंक भी होता है जिसको हमने डेड घोषित किए कर चुके हैं, और भूल जाइए इस बात को लेकर कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अब मुस्लिमों की जरूरत इस देश में नहीं है वोट बैंक के तौर पर, और हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन फिर हड़कंप क्यों मचा हुआ है और क्यों इस बात का जिक्र कर रही है बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? दोबारा लौटिए उस परिस्थिति में जहां पर इस देश का वोट बैंक, जो विपक्ष की एकजुटता और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक की भी एकजुटता के साथ नए सिरे से खड़ा हो रहा है
और यह नया सिरा क्या है? दरअसल सभी जगह मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटका और छत्रपों के साथ जाकर खड़ा हो गया। छत्रपों को वोट मुस्लिमों ने दिया, लेकिन इस दौर में हर किसी को समझ में आ गया कि दरअसल इससे सिर्फ वोट बर्बाद हो रहा है। एक दो सीट पर जीत मिलना अलग मसला है, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो पहली बार एकजुटता किस रूप में, किस तरीके से उभरेगी, शायद यह सिर्फ इससे भी समझा जा सकता है कि इस देश के भीतर में 14% मुसलमान है। 2019 में कुल 91 करोड़ वोटर थे, लेकिन वोट देने वाले लोग जो थे वह तकरीबन 61 करोड़ थे, और उसमें से सिर्फ 27 मुस्लिम एमपी चुनकर आ पाए। सवाल मुस्लिम एमपी का नहीं है, सवाल है कि इस देश के भीतर अगर वोट एकजुट होने लगे और वोट बिखरना छूट जाए, जो कांग्रेस के बीच से या छत्रपों के आसरे वोट जो बढ़ते चले जाता है, अगर इसको एक क्षण के लिए परखिएगा तो इस देश में तकरीबन 20% से ज़्यादा जहां मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी है, वो 80 लोकसभा की सीट है, और उसमें से 58 सीट बीजेपी जीतती है। क्यों जीतती है? क्योंकि दूसरी तरफ वोट की एकजुटता, जिसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहते हैं, उस आसरे वो खेल होता है। लेकिन जब तमाम विपक्षी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ध्यान दीजिए, अगर सबको जोड़ने लगिएगा तो एक झटके में सिर्फ यही काम करना है कि वोट ट्रांसफर होना है। और वोट ट्रांसफर के लिए जो एक पटना की बैठक हुई है, अब दूसरी बैठक का जिक्र हो रहा है कि वो शिमला में नहीं होगी, ज्यादा चांस है कि वो जयपुर या बेंगलुरु में करा लिया जाए, जिससे सब लोगों को पहुंचने में आसानी होगी। अब सवाल है, उसके बाद इस देश में रैलियों का सिलसिला शुरू होगा, जहां पर सभी को एक साथ नजर आना है, हर मंच पे नजर आना है। लेकिन प्रधानमंत्री जब करप्शन की लकीर खींचते हैं, और जहां पर वह भोपाल में खींच रहे थे, तो एक क्षण के लिए सोचिए उस मंच पर दूसरा कौन सा सबसे महत्वपूर्ण शख्स था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान थे। और इस देश के भीतर में भर्ती को लेकर या फिर परीक्षाओं को लेकर सबसे बड़ा स्कैम व्यापम का स्कैम हुआ है, जिसका तमगा किसी दूसरे के माथे पर नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़ा है। तो करप्शन के आरोपी और करप्शन को लेकर उठते सवालों के बीच करप्शन पर निशाना साधना और दूसरी तरफ विपक्ष का एकजुट होना, इस देश के भीतर में किसी राजनीति को आप चाहें भी तो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं मान सकते हैं। सब कोई उसी परिस्थिति में आकर खड़ा है। लेकिन फिलहाल भारत का लोकतंत्र उस मैथमेटिक्स पर आकर टिक गया है, जिस मैथमेटिक्स को खुद पीएमओ के भीतर जब जोड़ घटाव किया जा रहा होगा तो उन्हें समझ में आ गया कि दरअसल सभी के वोट जुटे और ट्रांसफर होने लगे तो मुश्किल हो जाएगी। शायद इसीलिए अब 2-3 फैक्ट्स की बात जरा सुन लीजिए, जिस बात का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर पटना में बैठे तमाम राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक मिलकर 22 करोड़ पार कर जाते हैं और 22 करोड़ 90 लाख वोट बीजेपी के थे, तो एक बराबरी में आकर खड़े हो गए। यहां पे चंद पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हमने नहीं किया है। आम आदमी पार्टी, इसको सिर्फ 2019 में 27 लाख वोट मिले थे। एआईएमआईएम सिर्फ 12 लाख वोट मिले थे। जगन रेड्डी जिस आंध्र प्रदेश से आते हैं, वहां बीजेपी मायने नहीं रखती है, लेकिन वहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा जगन रेड्डी के वोट, और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ लाने के लिए जिनको तकरीबन 1.25 करोड़ वोट मिले थे, उनको साथ बीजेपी लाना चाहती है। स्टालिन यानी तमिलनाडु के भीतर भी बीजेपी मायने नहीं रखती है, वहां पर स्टालिन की पार्टी को लगभग 1.5 करोड़ वोट, तो दूसरी तरफ 80-85 लाख वोट एआईडीएमके को मिले थे। लेकिन टीआरएस जो तेलंगाना में मौजूद है, अगर वहां की परिस्थिति को आप पलटना शुरू कीजिएगा तो फिर आप समझेंगे कि अगर वहां पर भी विधानसभा चुनाव के बाद टीआरएस अगर कांग्रेस या इस गठबंधन के साथ आकर खड़ी हो गई तो मुश्किल है एक भी सीट बीजेपी जीत जाए। इसको कुछ और आसान ढंग से अगर समझना है तो ऐसे समझिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 4 करोड़ 28 लाख वोट मिले। 2019 में बीएसपी को 1 करोड़ 66 लाख, समाजवादी पार्टी को 1,55,000, कांग्रेस को 54 लाख। तीनों के वोट को मिला दीजिएगा तो बीजेपी से यह सिर्फ 50 लाख वोट पीछे रह जाते हैं।
लेकिन तीनों मिलते ही जब एनालिसिस कीजिएगा तो पता चलेगा बीजेपी वहां पर उस वक्त भी 35 से 40 सीट ही जीत पाती, उससे ज्यादा नहीं जीत पाती। वो एक झटके में शिफ्ट हो जाते। ये 2019 का आंकड़ा। वेस्ट बंगाल में 22 सीट ममता जीतती है, 18 सीट बीजेपी जीतती है। क्यों? क्योंकि ममता को 2 करोड़ 47 लाख वोट मिलते हैं और बीजेपी को 2 करोड़ 30 लाख वोट मिलते हैं। लेकिन इससे वोट जो छिटकते हैं वो कांग्रेस के 32 लाख, सीपीएम के 36 लाख, 68 लाख वोट को मिला दीजिएगा तो एक झटके में बीजेपी 18 सीट से खिसक कर 2 सीट पर आ जाएगी। महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी को 2 करोड़ 47 लाख वोट मिलते हैं, शिवसेना को 2 करोड़ वोट मिलते हैं, एनसीपी और कांग्रेस दोनों के वोट लगभग 60 लाख होते हैं। लेकिन जैसे ही शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस तीनों मिलते हैं ये बीजेपी के आगे निकल जाते हैं, चाहे एकनाथ शिंदे एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ ही क्यों ना चला जाए। कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर में। जेडीयू को लगभग 21% वोट मिले थे, बीजेपी को लगभग 23% मिले थे। वह 21% एक झटके में खिसक गए। आरजेडी 15%, कांग्रेस 17%। यानी एक झटके में ये तीनों अगर मिल जाएं तो 40% तो यूं ही पार कर गए। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि इन राज्यों के भीतर जो 210 सीटें हैं गठबंधन के दायरे में मौजूदा वक्त में, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, यहां पर 120 सीटों पर बीजेपी जीती है। लेकिन गठबंधन जैसे ही होता है बीजेपी 120 से नीचे घटकर 50 के नीचे आ जाती है। यह परिस्थिति डरा रही है, यह परिस्थिति परेशान कर रही है। तो ऐसे में एक दांव पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर भी है। मुस्लिम समाज के भीतर 80 से 85% पसमानदा समाज होता है और शायद उसमें सेंध लग जाए और उनकी आर्थिक बदहाली को लेकर दोष उस तुष्टीकरण की राजनीति पर मढ़ा जा सके। यह सारे सवाल बीजेपी के भीतर रेंग रहे हैं, क्योंकि जमीन पर जो आरएसएस काम कर रही है उसका मैसेज यही है कि अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर और विपक्ष अगर एकजुट होकर एक कैंडिडेट के स्थिति में लाकर खड़ा हो गया तो फिर बीजेपी की स्थिति इतनी नाजुक हो जाएगी जो 2009 से भी बुरी गत होगी। तो क्या वाकई ये डराने वाली परिस्थिति है? और शायद ये डराने वाली परिस्थिति के मद्देनजर ही हर पत्ता खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मजबूर हो गए हैं। इसीलिए दुनिया के मंच पर लोकतंत्र का जिक्र, भारत के भीतर करप्शन का जिक्र, यानी पहले किसी नेता का नाम नहीं लेना, अब सब नेता का नाम लेना। और जिस तरीके से अब की परिस्थिति में वोट बैंक सिमट रहा है उसमें नया वोट बैंक कैसे जोड़ें जब ओबीसी का पाठ फेल हो रहा है, जब दलितों को लेकर सवाल बड़े हो रहे हैं और उन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। जो नए नए सवाल उभरे हैं उसका जवाब दे पाने की स्थिति में अगर बीजेपी नहीं है, अगर संघ को मुश्किल आ रही है तो आखिर के 3 ही बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, एक ऐसी बड़ी घटना की दिशा में समूचे देश की राजनीति को मोड़ दिया जाए जहां पर ये सारे मुद्दे गौण हो जाएं, तो क्या उस दिशा में देश जाएगा या उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे क्या लोकसभा चुनाव से पहले? दूसरा सवाल, जिन 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, अगर इन चुनावों के भीतर जो आरएसएस की अपनी रिपोर्ट कहती है यहां स्थिति नाजुक है और उसी के अनुकूल अगर चुनाव परिणाम भी आ गए तो क्या 2024 को लेकर आरएसएस कोई नए चेहरे के साथ तो सामने आने की कोशिश नहीं करेगा? यानी सामने तो ला नहीं पाएगा, लेकिन बीजेपी के भीतर टसल राजनीतिक तौर पर बहुत तेज हो जाएगी 2023 बीतते बीतते। ये दूसरी परिस्थिति है। और तीसरी परिस्थिति बहुत सपाट मैथमेटिक्स की है, जिसमें वोटों का एकजुट होना, विपक्ष का एकजुट होना, मुस्लिमों का एकजुट होना, दलित समाज के भीतर भी एकजुटता दिखाई देना, ओबीसी के भीतर भी सवालों के साथ राजनीतिक दल और कैंडिडेट के आश्रय एकजुटता को दिखलाना। इस स्थिति में 150 के लगभग बीजेपी आकर खड़ी हो जाएगी। तो जिस तेवर का भाषण आप सुन रहे हैं और भोपाल में आपने सुना, उसको बिल्कुल नए अंदाज में आने वाले वक्त में आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। सरकार जिस दिशा में बढ़ना चाहती है वो जरूर बढ़ेगी। सिर्फ इंतजार कीजिए। 2024 की लड़ाई यकीनी तौर पर आर पार की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।